हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं साइंस का सेट नंबर 18, जो कि आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्ज़ाम जैसे आपका एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया या आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आपको पता है रेलवे में जो साइंस पूछा जाता है लगभग 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए साइंस को अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मॉक टेस्ट देना अनिवार्य है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन, जो कि आपको यह भी पता लगेगा ना कि किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ में आपका प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले पहुँच जाए। इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। और जब भी आप मॉक टेस्ट देना बैठे तो आप साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठें, ताकि आप नोट कर पाएँ कि आपने कितना सही किया। तो हम जो भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं कंप्लीट डिटेल में कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। हम आपका यहाँ पे साइंस की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की एसआई इकाई डैश है। तो मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसकी इकाई है? ऑप्शन ए आपका है दबाव का, बी है संवेग का, और सी है गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण का, और डी है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। तो याद रखिएगा, यह जो आपका इकाई है कैपिटल जी का है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसे याद रखिएगा। इसका मान होता है 6.67 गुणे 10 की पावर -11। इसे याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कैपिटल जी खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हीमोग्लोबिन, सी है मेलानिन, और डी है श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध होता है वह हीमोग्लोबिन के साथ होता है। आप देख रहे हैं ये कौन सा सेल है? आपका आरबीसी है, यानी कि रेड ब्लड सेल है। और ये क्या है? जो आपका नीला वाला दिख रहा है आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है। हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन क्या करता है? कैरी करता है, यानी परिवहन करता है, और साथ में इसी के साथ हमारे ऊतकों में जाके रिलीज होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हम आग बुझाने में करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? तो देख लेते हैं मोलों की संख्या। यदि आपको निकालना है, मोलों की संख्या निकालना है तो क्या करना है? मोलों की संख्या बराबर होता है आपका ग्राम में भार बटा के परमाणु भार। तो ग्राम में भार कितना है? 64। परमाणु भार कितना है आपका हीलियम का? 4। तो 4 से भाग देंगे तो आपका 16 आ जाएगा, यानी कि इसमें मोलों की संख्या कितना आ जाएगा? 16 मोल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? फार्मूला होता है W बराबर एफ यस आपका कॉस थीटा। तो देख लेते हैं, विस्थापन पर निर्भर करता है, आरोपित बल पर भी निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर भी निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्यूडेनम डैश का भाग है? ऑप्शन ए छोटी आंत का, बी बड़ी आंत का, सी पित्ताशय का, और डी अंडाशय का। तो याद रखिएगा, जो ड्यूडेनम है वह आपका छोटी आंत का भाग है। बड़ी आंत के माध्यम से क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। पित्ताशय में क्या होता है कि पित्तरस इकट्ठा होता है, और पित्तरस कहाँ बनता है? आपका लीवर बनता है, और पित्ताशय में आकर इकट्ठा होता है। इसे याद रखिएगा। ये आप देख रहे हैं जो पीला वाला फिगर है, ये आपका ड्यूडेनम है। ठीक है, स्मॉल यानी कि छोटी आंत के 3 भाग हैं आपका, ड्यूडेनम, जजनम, इलियम। इसे याद रखिएगा, जिस तरह से है उसी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि जो छोटी आंत का अगला भाग है उसे हम क्या कहते हैं? ड्यूडेनम, और लास्ट वाले भाग को हम इलियम कहते हैं, बीच वाले भाग को जजनम कहते हैं।
इस प्रकार से पूछा जाता है, इसे याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जस्ता, तांबा, कार्बन और सोडियम। इनमें से क्या मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा, लोहे को मजबूत यानी कठोर बनाने के लिए कार्बन का उपयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जस्ता, तांबा, ये सब क्या है? ये सब धातु हैं, विद्युत के सुचालक हैं और ताप के भी चालक हैं, इसे याद रखिएगा। सोडियम भी धातु है और बहुत ही रिएक्टिव धातु है, यानी कि इसे हम खुले में नहीं रख सकते, क्योंकि यह यदि खुले में रखेंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेगा। इसलिए हम इसे सोडियम को मिट्टी के तेल यानी किरोसिन तेल में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। ऑप्शन आपके सामने है, ए कार्य है, बी आपका ऊर्जा है, सी शक्ति है और डी त्वरण है। तो देख लेते हैं, आपका P बराबर होता है F इंटू वी, यानी कि बल और वेग के गुणनफल के बराबर कौन हुआ? तो शक्ति। शक्ति जो होता है वह बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, इसे याद रखिएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, इसे भी याद रखिएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है, इसे भी याद रखिएगा। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, इसे भी याद रखिएगा। और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लप्स कहा जाता है, बी ब्रोंकाई कहा जाता है, सी विलाई कहा जाता है और डी म्योमास कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि आंत की जो आंतरिक सतह है उसमें हजारों अंगुली नुमा आकृति होती है, उसे हम विलाई कहते हैं, याद रखिएगा। ये आपका विलाई का फिगर है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, सोडियम सल्फेट, बी है कपूर, सी है अमोनियम क्लोराइड और डी है नेफ्थलीन। तो कौन सा ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो आपका सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं, से याद रखिएगा। बाकी आपका जो कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है और नेफ्थलीन है, ये तीनों क्या हैं? ये सब ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। और ऊर्ध्वपातक क्या होता है उसे हम समझ लेते हैं। देखिए, फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, यानी कि जो ये क्या है? आपका सॉलिड है और ये क्या है? आपका गैस है। तो सॉलिड से सीधे गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातक कहलाता है। ठीक है, और सॉलिड से द्रव में बदलना आपका मेल्टिंग कहलाता है, गलन कहलाता है। और द्रव से ठोस बदलना आपका फ्रीजिंग कहलाता है, जिसे हम जमना कहते हैं। ठीक है, वाष्प से आपका द्रव बनना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है, इसे भी याद रखिएगा। और द्रव से फिर वाष्प बनना क्या कहलाता है? वेपराइजेशन, वाष्पन कहलाता है। ठीक है, यदि डायरेक्ट आपका गैस से ठोस में बदल जाए तो इसे हम डिपोजिशन कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। ऑप्शन आपके सामने है, वेग, बी ऊंचाई, सी विस्थापन और डी दूरी। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है W बराबर होता है mgh, यानी कि जी तो आपका सेम है, ऊंचाई बढ़ाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, या द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो भी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो इसमें क्या दिया है? आपका ऊंचाई दिया है, यानी कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, इसे याद रखिएगा। विस्थापन को हम मीटर में मापते हैं, दूरी को भी मीटर में मापते हैं। विस्थापन आपकी सदिश राशि है, दूरी आपकी अदिश राशि है, इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, वेग भी आपकी सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है आपका, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है पैरेन्काइमा, बी है स्क्लेरेन्काइमा, डी है रच्छी कोशिकाएं और सी है रच्छी कोशिकाएं और डी है कोलेन्काइमा।
तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि स्क्लेरेंकाइमा क्या है, आपको नारियल के छिलके को मजबूत और कठोर बनाता है। याद रखिएगा, सबसे ऊपर वाला जो कवरिंग होता है बस स्क्लेरेंकाइमा का होता है। पैरेन्काइमा क्या करता है, वह पौधों में भोजन को पैकेट करने का कार्य करता है, और स्क्लेरेंकाइमा क्या करता है, वह पौधों की टहनियों में जो लचकपन होता है उसको इसके लिए क्या है उपयोगी होता है। याद रखिएगा, यानी कि लचकपन जो आता है ना, वह पैरेन्काइमा कर लाता है, इसे भी याद रखिएगा। यदि आपसे पूछे कि सरल अस्थायी ऊतक कौन है, तो आपका पैरेन्काइमा, स्क्लेरेंकाइमा और कोलेनकाइमा, ये सब क्या हैं, सरल अस्थायी ऊतक हैं। और आपसे पूछे कि जटिल अस्थायी ऊतक कौन है, तो आपका जाइलम हो जाएगा और आपका फ्लोएम हो जाएगा। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जटिल अस्थायी ऊतक हैं, इसे याद रखिएगा। ये आप देख रहे हैं स्क्लेरेंकाइमा का ये फिगर है। अगला क्वेश्चन है आपका, 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए गए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए आपका मास का सांद्रण निकालना है। तब निकाल लेते हैं। आपका मास प्रतिशत बराबर हो जाएगा घोली गई चीनी बटा के टोटल द्रव्यमान। कितना हो जाएगा, 50 + 150 कितना हो जाएगा, 200 ग्राम इंटू 100 कर देंगे। तो आपका हो जाएगा 50, 5 चौका 20, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, आपका 1/4 आ जाएगा। 4 से जब भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 25%। इसे याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्रोत 0.4 सेकंड में 20 तरंग शिखर और तरंग गर्त उत्पन्न करता है। तरंग की आवृत्ति आपको निकालना है। ऑप्शन ए है आपके सामने 10 हर्ट्ज, बी है 510 हर्ट्ज, सी है 80 हर्ट्ज और डी है 50 हर्ट्ज। तो आपको निकालना है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, एक सेकंड में कोई तरंग कितना कंपन करता है वही उसे क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो 0.4 सेकंड में कितने से कंपन करता है, यह 20 कंपन करता है। तो एक सेकंड में 20 बटा के 0.4, दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, दशमलव हट जाएगा। तो 4 × 5 = 20, यानी कि आपका आ जाएगा 50 हर्ट्ज। इसकी आवृत्ति कितना होगा, 50 हर्ट्ज। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में जितना कंपन करता है वही उसकी आवृत्ति कहलाती है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, बी है कैल्शियम, सी है मैग्नीशियम और डी है आयरन। तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम मौजूद होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो आयरन होता है ये आपका हीमोग्लोबिन यानी कि मानव ब्लड में उपस्थित होता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एन कोश में अधिकतम डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फिगर में देख लीजिए, आपका एन कोश में कोशों की संख्या हम किस प्रकार से निकालते हैं, 2n² के फार्मूला से निकाल लेते हैं। कोश कौन से होते हैं आपका, के, एल, एम, एन। एन कौन सा कोश है आपका, चौथा कोश है। उसी प्रकार से हम 2 × 4 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि आपका 2 × 16 यानी कि 32 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, यानी कि 32 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इन सबको याद रखिएगा, के, एल, एम, एन इसी क्रम में याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यदि के सेल में पूछे तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एल में पूछे तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, यम में पूछे तो अधिकतम 18 और एन में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है। इसके कारण होती है, ऑप्शन है आपके सामने अपवर्तन के कारण, बी है कंपन के कारण, सी है प्रतिबिंब के कारण और डी है घूर्णन के कारण। तो ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, ध्वनि आपकी कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये जो कण है, ये कण क्या कर रहे हैं, आपका कंपन कर रहे हैं। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, ध्वनि सुनाई देती है, यानी कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर
गति करती है कंपनीकरण। ठीक है, देखिए जो पास पास कण है उसे हम क्या कहते हैं, संपीड़न यानी कंप्रेशन कहते हैं, और जहाँ पे कण दूर दूर है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम विरलन कहते हैं यानी कि रेयरफेक्शन कहते हैं, इसे याद रखिएगा। और जो ध्वनि होती है कौन सी तरंग है, ये आपका अनुदैर्ध्य है यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या प्रभाव डालता है। ऑप्शन आपके सामने है, लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, दोनों लाल तथा नीले लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। याद रखिएगा जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है वो अम्लीय होता है, इसका मतलब क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है हल्का ब्लू होता है, इसे याद रखिएगा। आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, यानी कि आकाश का जो नीला रंग होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन कारण होता है। आप देख रहे हैं प्रकाश किस प्रकार से क्या हो रहा है, प्रकीर्णित हो रहा है, यानी कि पूरे वायुमंडल में क्या होता है, फैल रहा है। तो किस माध्यम से, क्योंकि वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे धूल के कण होते हैं और धूल के कण से टकराकर क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आपको पता है कि जो प्रकाश है वह 7 रंगों से मिलकर बना है, और सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है कौन सा होता है, ब्लू रंग का होता है। ठीक है, यही कारण है कि आकाश आपका नीला दिखाई देता है। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लास्ट में हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। तो आज के लिए धन्यवाद।